अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। यकीनी तौर पर अगले हफ्ते जो नया बजट पेश किया जा रहा है तो उसमें ज़ाहिर है कि कई ऐसी तजावीज़ हैं, ख़ास करके क्योंकि हमने एक और IMF का प्रोग्राम लेना है तो IMF तो कहता है कि मज़ीद आप टैक्स लगाएं। तो इस वक्त जो वजारत ख़जाना हैं, मुख्तलिफ वजारतें हैं, इस बात के ऊपर डिस्कशन कर रही हैं कि कौन से नए टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। तो कुछ नए ऐसे जो प्रपोजल्स हैं वो सामने आए हैं कि अगर उन पर अमल दरामद होता है तो यकीनी तौर पर टैक्सों में तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का इजाफा हो सकता है, बट आम आदमी के ऊपर भी ऑफ कोर्स उसका असर पड़ सकता है। तो जो गवर्नमेंट है मुख्तलिफ तजावीज़ के ऊपर इस वक्त गौर कर रही है। कल भी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि जो अगले माली साल का जो बजट होगा उसका जो हुजूम है पिछले साल के मुकाबले में 30% ज़्यादा होगा, यानी कि हमारे अखराजात अगर ज़्यादा होंगे तो आमदन भी हमने बढ़ानी है। अब आमदन बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स वैसे तो अच्छा ये होता है कि आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, लेकिन आसान तरीका यही है हर हुकूमत के पास कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है। तो क्या इस वक्त बड़े जो प्रपोजल्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि टैक्स कलेक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। कामरान, से जो पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम है उसमें जो सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि जो जितना ज़्यादा कमाता है उसके ऊपर उतना ही कम जो है वो टैक्स का बोझ है। सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो सैलरीड क्लास के ऊपर, जिसके ऊपर हम 12 बात भी कर चुके हैं। और सैलरीड क्लास के हवाले से अभी भी हुकूमत और IMF के जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं, हतमी फैसला नहीं हुआ। IMF की अभी भी इसके ऊपर इंसिस्टेंस है कि सैलरीड क्लास के ऊपर आप जो टैक्सों का बोझ है वो मज़ीद बढ़ाएं। वो सिर्फ सैलरीड क्लास ही नहीं कह रहे, उनका जो बुनियादी प्रपोजल वो ये है कि सैलरीड और नॉन सैलरीड जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं वो किसी भी ज़रिए से उनकी आमदन हो उनको आप एक ही जगह पे क्लब करें और एक ही टैक्स रेट के ऊपर उनको चार्ज करें। इन जनरल तो उनका प्रपोजल बुरा नहीं है, लेकिन चूंकि सैलरीड क्लास पहले ही एक बर्डन के अंदर है तो उसके ऊपर मजीद बोझ डालना वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया जहां पे हुकूमत रिलीफ मांग रही है। हाँ, अगर वहां पे स्टॉक मार्केट की कोई उनके रिड्यूस टैक्स रेट्स कम होते हैं तो होने चाहिए। अगर कोई बैंक्स के जो अंदर जो प्रॉफिट्स हैं उसमें कमा रहा है तो जो एक नॉर्मल टैक्स रेट होता है दुनिया में उसके तहत आप उनको पाकिस्तान में भी उसी तरीके से चार्ज करना चाहिए। अब इस दफ़ा दो बड़ी जो सेगमेंट्स हैं आपके उनके ऊपर जो टैक्सों का बोझ है वो काफ़ी कम है और बारहा इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, जिसमें एक सेगमेंट तो आपका जो है वो ताजरों का है और दूसरा जो है एक्सपोर्टर्स का है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये दोनों जो सेगमेंट्स हैं जो हमारी सोसाइटी के प्रिविलेज पीपल है जिनके पास इन्फ्लुएंस भी है, क्लाउट भी है, उनके हवाले से जो हुकूमत कुछ जो बजट में तजावीज़ इस वक्त अंडर डिस्कशन है उस पर बात करती है। इसमें सबसे जो बड़ा प्रपोजल है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है वो रिटेलर्स के हवाले से है। आपको पता है कि कई हुकूमतें बल्कि ये कोशिश करती रही हैं कि किसी तरीके से इसके ऊपर ताजरों के ऊपर टैक्सों का बोझ बढ़ जाए, लेकिन हर दफ़ा हुकूमत को नाकामी होती है। PDM की गवर्नमेंट में भी जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे बिजली के बिलों के जरिए 3,000 रुपया से लेके 6,000 रुपये पर मंथ टैक्स लगा था, वो भी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मुदाखलत के ऊपर वापस हो गया था। और जो ताजर हैं वो इतने इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं, जब भी ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो वो बुके लेके फूल शूल लेके प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं। इस दफा भी पहुंचे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाते हैं उस चीज से, खुश हो जाते हैं और उनका अच्छा वोट बैंक, उनका ख्याल है कि यूथ के वोट से अगर उनको कोई बचा सकता है तो शायद ताजर बचा सकते हैं, हो सकता है उनकी बात ठीक हो, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन एक प्रपोजल कामरान इस वक्त फाइनल हो रहा है और ये ऐसे वक्त में फाइनल हो रहा है जो हुकूमत ने एक स्कीम भी लॉन्च किया ताजरों को रजिस्टर करने की, जिसका हमने इनिशियल जिक्र किया था कि सिर्फ 75 ताजर आए थे जो डेडलाइन तक। अब हुकूमत जो एफर्ट्स करे उसके बाद कुछ नंबर तकरीबन 24,000 तक पहुंच चुका है, जो एक FBR का दावा है उसके भी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन बाकी है, लेकिन 24,000 चले कुछ तो हो रहा है, ना होने से बेहतर है। अब आ जाते हैं उस तजवीज़ के ऊपर जो सब बजट के अंडर कंसिडरेशन में है। नाज़रीन, हुकूमत आपको पता है कि कोशिश करती रही है किसी तरीके से ताजरों को टैक्स नेट में ले आए, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। अभी भी एक ऐसी तजवीज़ सामने आ रही है जिसको आप ये तो नहीं कह सकते डायरेक्ट इनकम टैक्स, तो आप उस तरीके से नहीं कह सकते, ऑल्दो इसका नाम भी विद होल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स ही होगा। तजवीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जब वो कोई चीज़ बेचें किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को या रिटेलर को, तो उसकी जो प्राइस होगी उसकी कीमत के बराबर 2.5% एक एडवांस इनकम टैक्स उनसे वसूल कर लिया जाए। और ये तजवीज़ ये है कि पूरी जो एक ट्रेडिंग चेन है पाकिस्तान की, ऊपर से लेके मैन्युफैक्चरर से लेके नीचे रिटेलर तक, उन तमाम के ऊपर, ये पूरी चेन के ऊपर 2.5% का एक टैक्स लगा दिया जाए। ये टैक्स सिर्फ जो नॉन फाइलर्स ताजर होंगे, रिटेलर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, उनके लिए है, फाइलर्स के लिए इसकी तजवीज़ नहीं है। ये बहुत ही
एक बड़ा प्रपोजल है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, चले डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही, ये जो एक रिटेलर्स की क्लास है जो टैक्स नेट से बाहर है, उनको हुकूमत टैक्स नेट में लाने की एक कोशिश कर सकती है। इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जितनी भी सेल्स हो रही है उसका सिर्फ 2.5% ही जो है वो टैक्स नेट में आ जाए तो हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की हुकूमत को सालाना एनुअल आमदन हो सकती है। क्या ये हुकूमत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी कामरान, ये वक्त बताएगा। ओरिजिनली ये प्रपोजल पिछले साल पेश किया था जो रिफॉर्म एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन है, RRMC इशफाक की सरबराही में PDM की गवर्नमेंट ने बनाया था। उनकी रिपोर्ट के अंदर ये प्रपोजल था। उनका प्रपोजल ये था कि पाकिस्तान में जितनी इंपोर्ट्स हो रही हैं प्लस जो लोकल सप्लाईज हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उन तमाम के ऊपर 1% अगर आप टैक्स लगा दें तो उनके ख्याल में कुछ 400 बिलियन रुपीस सालाना सिर्फ 1% से हो सकता है। अब हुकूमत का ये जो प्रपोजल है ये सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ आपकी जो लोकल सप्लाईज हैं, तो अगर लोकल सप्लाईज को भी कैप्चर कर लिया जाए तो कम अज़ कम भी 150 से 200 बिलियन रुपए का इसका एस्टीमेट है। लेकिन असल इशू यही है कि क्या इस पर ऑब्वियसली ये तजवीज़ अमल दरामद होता है या नहीं होता। इसमें एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है, देखें जब भी हुकूमत एक तो बराह रास्त जो टैक्स आवाम के ऊपर जो सैलरीड क्लास है उनके ऊपर लगाती है या सेल्स टैक्स है या जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, अल्टीमेटली जो उसका बोझ है वो आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर ये प्रपोजल मान लिया जाता है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर और रिटेलर्स के ऊपर, यूजली होता ही है कि वो तो पास ऑन कर देते हैं जो एंड कंज्यूमर है, तो इसका क्या नुकसान होगा? क्या इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ने का खदशा है या ये इस तरह का टैक्स है कि नहीं इसका बोझ सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर हैं और रिटेलर्स हैं उन्हीं को बर्दाश्त करना पड़ेगा? ये बात आपकी ठीक है। ये लगता नहीं है कि ये इसका बोझ सिर्फ रिटेलर्स या होल सेलर्स पर ही रहेगा, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर है अगर वो 100 रुपये की चीज़ बेच रहा है, वो पहले 100 रुपया लेता था होल सेलर से, तो अब वो लेगा 102.5 रुपये, तो वो तो कॉस्ट में इनबिल्ट हो गया। तो इस तरह का जो प्रपोजल होता है जो इनडायरेक्ट इन नेचर होता है वो इन्फ्लेशनरी बन जाता है। इंस्टेड ऑफ के जो भी एक ताजिर की एक रिटेलर और होलसेलर जो वो अपना नुकसान तो नहीं करेगा, अपना नुकसान तो नहीं करेगा, 2.5 रुपए देगा वो रिकवर कर लेगा। तो ये इसके अंदर एक सबसे बड़ा ये नुकसान होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। लेकिन अब हुकूमत बिल्कुल उसकी जो हालत है वो इस तरह की नहीं है कि वो बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट मेजर जो है इंप्लीमेंट कर सके। होना तो यही चाहिए कि जितने भी 140 लाख से भी ज्यादा जो ताजर है पाकिस्तान में उनको रजिस्टर किया जाए और उनकी जो आमदन है उसके मुताबिक, चाहे 100 रुपये आमदन है या 1 लाख रुपए आमदन है, जितनी भी उसके मुताबिक उसके ऊपर टैक्स लिया जाए। वो हो नहीं रहा है कि ये एक नाकामी का एतराफ भी है हुकूमत की तरफ से कि वो ऐसा निज़ाम वाजे नहीं कर सके कि जो डायरेक्ट, मसलन हम जिस मार्केट में बैठे हैं कोई रिटेलर बैठा है उससे डायरेक्ट जितना उसका टैक्स बनता है उसकी इनकम के ऊपर वो उससे लें, तो अब वो दूसरा तरीका निकाल रहे हैं क्योंकि दबाव तो है IMF की तरफ से, वैसे भी दबाव है कि आपने अपनी आमदन बढ़ानी है, तो ये फिर रास्ता आप निकालते हैं, कोई अदरवाइज आपके पास बेहतर उसका कोई आपने हल नहीं निकाल सके। एग्जैक्टली ये एक नाकामी का इस तरह का जो प्रपोजल होता है वो इसका एक एतराफ़ होता है। लेकिन हम चूंकि इसको इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऑल दो इसका इम्पैक्ट जो है वो कॉस्ट में जब पास होना होगा तो वो तो इन्फ्लेशनरी होगा। अभी भी इस वक्त 2 इनके जो है इनकम टैक्स की जो सेक्शन है जो हिट करें डिस्ट्रीब्यूटर्स को और रिटेलर्स को, जिसमें एक सेक्शन 236H है जिसके तहत कामरान पहले 11 माह में जो ताजरों से टैक्स इकट्ठा हुआ है वो मेरा ख्याल सिर्फ 15.5 अरब रुपया हुआ है। मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स ही नाज़रीन को बता देते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि सैलरीड क्लास को खुदारा माफ़ कर दें। नाज़रीन जो पहले 11 माह इस माली साल के जुलाई से लेके मई तक जो पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका है उसने टैक्स पे किया 326 अरब रुपया, और ये ताजिर जो हमारे भाई हैं इन्होंने 11 माह में टैक्स पे किया सिर्फ 15.5 अरब रुपए। अगर इनके मुकाबले में आप एक्सपोर्टर्स को देख लें जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं, और जब ये मीटिंग्स में आते हैं कंसेशंस लेने के लिए, जिन गाड़ियों में ये आते हैं, कुछ तो जहाज़ों पर उड़ के आते हैं, उन्होंने पूरे 11 माह में जो टैक्स पे किया वो 85.5 अरब रुपए है। तो अगर आप ताजरों का टैक्स, एक्सपोर्टर्स का टैक्स को जमा भी कर लें और उसको आप कंपेयर कर लें सैलरीड क्लास के साथ, जो फ़र्क है वो इतना बड़ा है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब हुकूमत को मजीद सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। ताजिर और एक्सपोर्टर्स दोनों ने मिला के 11 माह में टैक्स दिया है 101 अरब रुपया और सैलरीड क्लास ने दिया 326 अरब रुपया। कामरान ये इतना ग्लेयरिंग फ़र्क है। इसके बाद जो है मेरा नहीं ख्याल कि IMF को भी ये बात करनी चाहिए कि इनके ऊपर मजीद जो टैक्स का बोझ है सैलरीड क्लास के ऊपर डाला जाए। एक्सपोर्टर्स की आप इसमें जो अगर बात कर लें इसके हवाले से, चूँकि अब
टैक्स उनकी कंट्रीब्यूशन हमारे सामने है। अगर इस साल 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स होती हैं और इनके ऊपर इस वक्त जो फिक्स टैक्स है वो 1% है, ये फुल एंड फाइनल, इसके बाद एक्सपोर्टर को कोई हिसाब नहीं देता। अगेन ये 1% वो भी कॉस्ट में बिल्ट कर देते हैं। अब ये एक तजवीज़ अब होती है या नहीं होती, ये ही भी एक बहुत बड़ी एक बजट की प्रपोजल है और मुझे ज़रा ये बता रहे हैं, इसके ऊपर IMF से भी बात हो चुकी है। प्रपोजल ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर जो इस वक्त 1% फिक्स टैक्स है, इसको मिनिमम टैक्स डिक्लेयर कर दिया जाए 1% को। मिनिमम का मतलब ये होगा, फुल एंड फाइनल में तो ये होता है कि आपने टैक्स पे कर दिया, अब यार आपसे पूछेगा नहीं। मिनिमम में ये होगा कि फिर एक्सपोर्टर को अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो अगर उनकी टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन इससे ज़्यादा हुई तो उनको और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट ये यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन तो ये नहीं है, एटलीस्ट एक बिगनिंग है उस तरफ जहां पे इनको एक नॉर्मल टैक्स रेजिम की तरफ लेके जाना है। रिटेलर्स और होलसेलर्स हैं वो हुकूमतों को इसलिए ब्लैकमेल करते हैं कि जो उनका वोट बैंक है। एक्सपोर्टर्स ये कह के करते हैं कि देखें जी, हम तो अगर बरामदात ना कर रहे हों तो फिर जो पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर है वो कहाँ चले जाएंगे। तो वो इस सूरत में भी एक्सप्लॉइट करते हैं। वो तो कहते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट इस तरह का काम करने की कोशिश करती है, बड़े बड़े आपको पता है अखबारात में इश्तिहार आ जाते हैं कि ये तो आप पाकिस्तानी मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो एक्सपोर्टर्स हैं ये तो पाकिस्तानी इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बरामदात कम होंगी, ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद गिरेंगे, दिवालिया होने का खदशा हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन आई थिंक बहुत सी एग्जांपल्स हैं। वियतनाम की बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि अब हम जो प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह के एक्सपोर्टर्स हों या इंडस्ट्री हो, उनको उस चीज़ से निकल आना चाहिए। देखिए, एक ओपन कंपटीशन होना चाहिए। जो अच्छी कंपनीज होंगी, जो अच्छे एक्सपोर्टर्स होंगे, सर्वाइव करेंगे। इस तरह कब तक आप ले सकते हैं? में आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती क्यों हमने फिक्स और इवन मिनिमम भी नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड रेट जिसका भी जो बनता है वो पे करे। ये कौन सी बात है जी कि आप टैक्स इनकम टैक्स नहीं देंगे चूंकि आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, और ये जो एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं ये कोई खुदाई वो खिदमत नहीं कर रहे। यहाँ पे सस्ते कर्जे, सस्ती बिजली, हर तरह की, ठीक है, हर तरह के इन्होंने बेनिफिट्स लिए हैं। उसके बावजूद भी जो एक्सपोर्ट्स हमारी बाय एंड लार्ज स्टैग्नेंट है। ये थोड़ा बहुत जो चूंकि बेस बहुत छोटी है उसमें थोड़ा सा भी इंक्रीज हो, 10% इंक्रीज कर दिया, 15% इंक्रीज कर दिया। आप देखें वियतनाम क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, उसके मुकाबले हमारे एक्सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स को आप फेवर दे देते अगर पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है आज 30 के बजाय 100 अरब डॉलर होती, 60 अरब डॉलर होती, तो आज हम जो 23-24 IMF के प्रोग्राम ले रखे उसकी जरूरत ना पड़ती। फिर तो बहुत अच्छा था कि हम सारी उनको फेवर्स देने के बावजूद, सारे सब्सिडीज देने के बावजूद, फिर भी हमारी एक्सपोर्ट्स वहीं पे खड़ी हैं। कुछ दो और प्रपोजल्स भी हैं जिसमें एक नाज़रीन जो इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स के ऊपर जो एक मुख्तलिफ टैक्सेस हैं उसके जो रेट्स हैं 1 से लेकर 4% तक है फाइलर्स के लिए। उसमें भी FBR की तजवीज़ है कि मजीद इसमें 1 से 2% इजाफा कर दिया जाए। ये भी इनकम टैक्स के रेट्स हैं जो इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट से और बाकी एसेंशियल जो गुड्स हैं उसके ऊपर ले लिए जाते हैं। और इसके साथ ही जो कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके भी जो टैक्स के जो रेट्स हैं उसमें भी 1% इजाफे की तजवीज़ है। ये ट्रेडिशनल प्रपोजल्स हैं कि किसी का रेट आपने 1% बढ़ा दिया, किसी का 2% बढ़ा दिया। असल जो काम करने वाला है वो अपने एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल रेजिम में लेके आना है और ताजरों के ऊपर टैक्स लगाना है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में इस वक्त किस हद तक प्रोग्रेस हो चुकी है और मजीद अभी क्या आउटस्टैंडिंग इश्यूज है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक दौर हो चुका है पाकिस्तान और जो IMF का डेलीगेशन था कि अगला हमने जो प्रोग्राम साइन करना है, और अब ये खबर आ रही है कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो 3 साल का नया प्रोग्राम लेने जा रहा है उसका जो पूरा हुजूम होगा वो $6 बिलियन का होगा। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है पाकिस्तान की कि उसे $8 बिलियन कर दिया जाए। तो क्या ये मुमकिन है? तो शहबाज, आप ही की स्टोरी है, तो इज़ इट पॉसिबल कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि $6 बिलियन की बात हो रही है, अब $8 बिलियन। फर्स्ट कि हम ये क्यों कह रहे हैं, और दूसरा क्या IMF इससे एग्री करेगा, और क्या हमारे पास ये ऑप्शन है भी कि हम ये डिमांड कर सकें कि $2 बिलियन आप एक्स्ट्रा दें? देखिए, IMF के जो प्रोग्राम्स होते हैं एक तो वो कौन सा प्रोग्राम ले रहे हैं, एक तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जितना बड़ा साइज होगा प्रोग्राम का, जितनी लंबी मुद्दत होगी उतनी ही फिर उसकी सख्त शराइत होंगी। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के जो हालात हैं उसमें जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ही पाकिस्तान को सूट करेगी। ये एक इस्लाहाती प्रोग्राम होता है जिसकी ड्यूरेशन कम अज़ कम 3 साल
और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल हो सकती है। अब जो EFF है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, इसके कुछ फिर अपनी जो इसकी शराइत होती हैं, जिसमें कोई भी मुल्क मैक्सिमम जो है अपना उसका जो कोटा होता है उस कोटे के 435% के बराबर कर्ज ले सकता है। अब इस वक्त जो सूरत हाल वो ये है। अच्छा, इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग कंडीशन ये है कि अगर कोई भी मुल्क अपने कोटा से 188% से ज़्यादा ले ले तो जो सूद है इस प्रोग्राम के ऊपर, कर्ज के ऊपर, वो 2% इजाफी लगता है उसके ऊपर। तो उसका पर्पस ये होता है कि ये जो ममालिक है इनको डिस्करेज किया जाए कि बड़े ये कर्जों के प्रोग्राम ना लें। पाकिस्तान की इस वक्त ये ख्वाहिश है कि वो जितना मैक्सिमम रिमेनिंग कोटा है पाकिस्तान का उसको अवेल करे। इस वक्त पाकिस्तान का कोटा जो है 100% वो $2.7 अरब के बराबर है तकरीबन, और 435% को आप ले लें, कोई रफली कोई $12 अरब के करीब बनता है। बट पाकिस्तान ने तकरीबन $3.5 अरब ऑलरेडी IMF से लिया हुआ है, बाकी कोई इनका बनता है कोई $8.5 अरब, और हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि इसमें से कम $8 अरब पाकिस्तान को मिल जाए। IMF ने जो मुझे ज़राए बता रहे हैं इसमें इंडिकेट किया है कि 8 तो नहीं, हम आपको $6 अरब का कर्ज दे सकते हैं, लेकिन अगर 6 भी देते हैं तो इसमें एक तो ये कि कोटे से जो इनका 188% की लिमिट है उसे एक्सीड हो जाएगा, तो 2% इजाफी सूद देना पड़ेगा, और उसकी जो शराइत हैं कामरान वो फिर और ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त जो चीज़ें आउटस्टैंडिंग हैं इनकी, जो भी हम टैक्सेस की भी बात कर रहे थे, टैक्सेस में IMF की जो डिमांड है कि पाकिस्तान को नए जो टैक्स मैयर्स लेने हैं उसका जो हजम है कम से कम 1.6% पाकिस्तान की इकॉनमी के बराबर, या तकरीबन 2000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स है, जिसमें जो तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं वो हिट होंगे। और फिर इसमें जो ख़ास तौर पर जो हम पहले बात कर चुके हैं कि जो सेल्स टैक्स की जो एग्जाम्पशंस हैं उनको वापस लेना, वो एक बहुत ही बड़ा एक इन्फ्लेशनरी जो एक आप कह सकते हैं एक तूफान वो लाएगा। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे है। इस वक्त तक हतमी इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। बट एक और जो चीज़ इसमें मैं बिफोर इसके कि आप अगली बात करें, एक जो अहम सवाल है, ये ज़ाहिर है कि अगर प्रोग्राम होगा 3 साल के लिए होगा और $8 बिलियन की हम बात कर रहे हैं, ये वही पीरियड है क्योंकि एक तरफ तो हम IMF से प्रोग्राम लेने की कोशिश कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद ये आखिरी प्रोग्राम हो, हर दफ़ा हम यही कहते हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि SIFC के प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने दोस्त ममालिक से हम कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आके सरमायाकारी करें। सऊदी अरब ने कहा है कि जी पहले फेज़ में $5 बिलियन वो सरमायाकारी करेंगे, फिर UAE के दौरे पर प्राइम मिनिस्टर गए थे, $10 बिलियन की वहाँ पर भी बात हो रही है। तो क्या जो हुकूमत पाकिस्तान है वो श्योर नहीं है कि क्योंकि अगले 3 साल के पीरियड में अगर हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो अगले 3 साल में फिर हमें एंटिसिपेट करना चाहिए ना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी होगी, तो फिर तो हमें इस तरह कर्जों की ज़रूरत नहीं है। तो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट इज़ नॉट कॉन्फिडेंट कि जो भी हमारी बातचीत चल रही है गल्फ कंट्रीज से शायद वो उस तरीके से मटेरियलाइज ना हो? कामरान, जो आपके जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो कर्ज की रिक्वायरमेंट है उसका ऑल्टरनेट नहीं हो सकती। वो वक्ती तौर पर तो आपको लग रहा होता है, क्योंकि अगर किसी मुल्क ने पाकिस्तान में कोई कारखाना लगाना है, या इवन कि आप रेकोडेक के प्रोजेक्ट की एग्जांपल ले लें, अब रेकोडेक का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर सरमायाकारी हो रही है तो उसकी जो मशीनरी है वो बाहर से आनी है, मेनली वो अमेरिका से आनी है। तो अगर अमेरिका से मशीनरी आ रही है तो उसकी जो अदायगी होगी वो जो बैरेक गोल्ड है या पाकिस्तान का भी उसमें जो हिस्सा है वो मुल्क से बाहर ही उसकी अदायगी हो जाएगी। तो कागजों में तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, प्रैक्टिकली वो डॉलर पाकिस्तान में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, एक चीज़। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि आपके पाकिस्तान की चूंकि रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा है, कोई भी एक अकेला जो क्रेडिटर है वो उन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर सकता। ये जो 6 या 8 अरब डॉलर जो भी रकम तय होती है, अगर ये IMF दे भी देता है पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो पाकिस्तान की एनुअल रिक्वायरमेंट्स कम से कम 20 से 25 अरब डॉलर। मेरा ये सवाल है कि जो हम सारी बैरूनी सरमायाकारी लाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो आप बात ठीक कह रहे हैं कि सरमायाकारी सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता जो डॉलर्स का, लेकिन उसका पर्पस तो यही है कि अल्टीमेटली वो जो इन्वेस्टमेंट है दैट वुड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान। अगर डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट आ किस में रही है, तो अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है किसी आपकी फूड सेक्टर में आ रही है, आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फूड चेन बन जाती है, उसका नुकसान उल्टा ये होता है कि जो यहाँ पे सेल्स उनकी हो रही हैं उसकी रॉयल्टी, उसके डिविडेंड मुल्क से बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। या तो अब जब चीन की सरमायाकारी रेकोडेक की बात करें, उसका तो अल्टीमेटली हम लॉन्ग टर्म में है ना, शॉर्ट टर्म में उसका नुकसान है ना। जब प्रॉब्लम ये होता है कि जब यहाँ से
उसकी जो डिविडेंड्स हैं, उसके प्रॉफिट्स हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं। अब चीन के साथ क्या मसला है? चीन ने जो पाकिस्तान में 21 अरब डॉलर के बिजली के कारखाने लगाए हैं, जिसमें अब उसके जो डिविडेंड्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो उसका आपको पे करने की आपके पास कैपेसिटी नहीं है। और फिर जो कर्ज लेके इन्वेस्टमेंट की जाती है, जैसे चीन के कारखाने वो कर्ज लेके लगाए गए हैं, तो उस कर्ज की भी अदायगी करनी है और उसके ऊपर मुनाफा भी देना है। तो असल जो आपको जहां से आपको रिलीफ मिलना है वो आपको एक्सपोर्ट से मिलना है या रेमिटेंसेस से मिलना है। बहरहाल कामरान, इसके अंदर एक दो और कंडीशंस भी हैं IMF के प्रोग्राम के लिए। इसमें नाज़रीन, IMF ने अपने पिछले प्रोग्राम के तहत ही कोई 4 ऑर्डिनेंसेस भी करवाए थे, जो 4 ऐसे हमारी जो एंटरप्राइजेज हैं, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, फिर इसमें एक पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज है। इनकी मैनेजमेंट और जो इनके बोर्ड्स थे उसकी सेपरेशन नहीं थी, तो IMF ने उस वक्त ऑर्डिनेंसेस करवा लिए थे। अब उनकी तरफ से एक और ये शर्त सामने आई है कि आप इनको परमानेंट एक्ट ऑफ बनाए पार्लियामेंट का, वो जो चीज़ है उसके हवाले से भी कामरान ये करना पड़ेगा। और एक और जो टॉपिक लास्टली हम डिस्कस करें, अगर हमारे पास अभी टाइम हो, वो क्विकली वो जो आपका जो इशू है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वाला। हाँ, और आपने कहा था कि उस वक्त भी ओवैस लगारी ने, जो एनर्जी के मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि नहीं, गवर्नमेंट जो है वो कोई दबाव नहीं लेगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो उस हवाले से फिर एक ऑर्डिनेंस आ गया है। तो डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट, दैट शोज कि गवर्नमेंट में पॉलिटिकल विल है? पॉलिटिकल विल है कि एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिकल विल है। बेसिकली प्रेसिडेंट ने 2 दिन पहले एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके तहत हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया गया है कि जो जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनके जो बोर्ड्स हैं, अगर उस पर डायरेक्टर्स हुकूमत ने अपॉइंट किए हैं, तो उनको उनकी जो पहले लीगल उसकी टर्म 3 साल है, उससे पहले उनको फारिग किया जा सकता है। तो मौजूदा कानून के तहत हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो झगड़ा है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो बोर्ड्स हैं। अब ये जो बोर्ड्स बने थे, ये बने थे जुलाई 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक, और ये जो कानून है स्टेट ओन एंटरप्राइजेज एक्ट 2023, ये जनवरी 2023 में आया था। तो लॉ बाद में आया, बोर्ड्स पहले बने हुए हैं। यहाँ पे बहाना ये किया जा रहा था कि जी कानून की वजह से हम इनको हटा नहीं सकते। बेसिकली तो पॉलिटिकल प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फिर ये कहा गया कि अगर लीगल हर्डल है तो फिर आप कानून में तब्दीली कर दें। तो उसका रास्ता अब ये निकाला गया है कि प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस निकाला है 2 दिन पहले, कि जिसमें यह हुकूमत को इख्तियार दे दिया गया है कि आप जो मौजूदा बोर्ड है इसको आप हटा सकते हैं 3 साल की मुद्दत से पहले। लेट्स वेट कि अब ये जो लॉ में एक तब्दीली आ गई है, इसके बाद हुकूमत इन बोर्ड्स को हटा भी देती है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट। चलें, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि कैसे कोशिश हो रही है कि जो हमारे बैंक्स हैं उनको किसी तरीके से जो बजट आने वाला है उसमें रिलीफ दिया जाए। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अक्सर ये होता है कि जब जंग हो या आपकी मईशत तबाह हो रही हो, तो ऐसी सूरत में कुछ ऐसे तबके होते हैं कि स्टिल उनको एडवांटेज भी होता है। और उसमें शहबाज, अगर आप पाकिस्तान की मईशत की बात करें, जो पिछले 3 साल आप कह लें कि एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ रहा, और ख़ास करके उस डिफ़िकल्ट फेज़ की वजह से जो इंटरेस्ट रेट हैं वो रिकॉर्ड हाई, लोगों की इनकम बेशक ना बड़ी हो, महंगाई में बेशक इजाफा हुआ हो, लेकिन बैंकिंग एक ऐसा शोबा था कि एक तरफ पाकिस्तान की मईशत गिर रही थी, उनके मुनाफों में इजाफा हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट्स थे। और उतने मुनाफों के बावजूद ये क्या स्टोरी है कि अब ये जो प्रपोजल जिस पे बात हो रही है कि उनके जो टैक्स हैं उसको कम किया जाए, जो मुनाफे कामन, ये बैंकिंग शोबा जो पाकिस्तान में ये हमेशा ही एक लाडला शोबा रहा है। इनकी डायरेक्ट एक्सेस होती है प्राइम मिनिस्टर तक, डायरेक्ट एक्सेस होती है फाइनेंस मिनिस्टर तक। और अब खास तौर पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से 1 दिन पहले तक भी वो प्रेसिडेंट थे HPL के हबीब बैंक लिमिटेड के, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो मैंने इस चीज़ पे इसको जहन में रखा था, इस चीज़ को कि ये देखना किस दफ़ा जो बैंकिंग का शोबा है उसके हवाले से उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या आता है। तो 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई हैं। एक तो ये है कि हुकूमत ने 2022 में एक टैक्स लगाया था बैंकों के ऊपर। एक तो नॉर्मल उनका जो इनकम टैक्स का रेट है वो 39% है। एक टैक्स ये लगाया गया था कि बैंकों को इनकरेज किया जाए कि बजाय को हुकूमत को कर्ज देने के, वो आवाम को, बिजनेसेस को लोन्स दें ताकि मुल्क के अंदर कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये जो गवर्नमेंट को जो डेट जाता है वो तो कर्जा जो जाता है वो आपके बजट फाइनेंसिंग में जाता है, जिसका कोई पॉजिटिव ऐसा आपकी इकॉनमी के लिए तो फायदा नहीं है। गवर्नमेंट का डेट बर्डन भी बढ़ रहा है उसका। अब खैर वो एक बात उसमें ये भी कही जाती है कि बैंक जबरदस्ती तो कर्जे नहीं देते, हुकूमत को जरूरत है तो हुकूमत कर्जा लेती है।
टैक्स ये लगाया गया था कि अगर बैंकों की एक जो शरह होगी इंडस्ट्रियल लोन्स देने की या बाकी ओवरऑल कंज्यूमर लोन्स देने की खास हद से नीचे जाएगी, तो उसके ऊपर 10% से लेके 15% तक इजाफी इनकम टैक्स लगेगा। अब तजवीज़ ये है कि ये जो इजाफी इनकम टैक्स है 10 से 15% तक, इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये एक बड़ी ही एक स्ट्रॉन्ग मूव चल रही है, और ये जो मूव है इट विल डेफिनेटली रेज आईब्रोज, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब वज़ीर ख़जाना साहब खुद बैंकिंग सेक्टर से उनका ताल्लुक रहा है माजी में, और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की हर सेगमेंट जो है सोसाइटी का उसके ऊपर टैक्स बोझ बढ़ने जा रहा है, तो ये एक रिलीफ लेने की कोशिश हो रही है, यहाँ से 10 से 15% जो इजाफी टैक्स है बैंक्स के ऊपर उसको ख़त्म करने की। मेरी जो FBR के ज़राए से बात हुई, उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो इसको बिल्कुल इसको ख़त्म करने के हक़ में नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने ये तजवीज़ की कि जो मौजूदा कानून है इसमें एक लैकुना है। लैकुना ये है कि ये जो टैक्स कैलकुलेटर होता है इजाफी कितनी उसमें गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, वो 31 दिसंबर की जो डेट होती है हर साल की, उस वक्त जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके हवाले से वो कैलकुलेशन करके टैक्स वो उसका वर्किंग होती है। बैंक्स ये करते हैं कि वो डेडलाइन से पहले पहले अपनी जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट से वो विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ करके वो स्टेट बैंक में पार्क कर देते हैं, और जब वो तारीख गुजरती है तो फिर दोबारा गवर्नमेंट को लैंड कर देते हैं। तो FBR के सामने इस वक्त दो तजावीज़ हैं। एक तो यह है कि ये जो या तो मंथली एवरेज ले लें, जब मंथली एवरेज लेंगे उनकी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट के गवर्नमेंट को जो कर्जा दिया वो उसकी, तो बहुत ज़्यादा इनका जो बेहतर हो जाएगा टैक्स रेट, कलेक्शन भी बेहतर हो जाएगी। अगर दूसरा ये है अगर थोड़ा सा ये सॉफ्ट जाते हैं बैंक्स के ऊपर, तो फिर इनका जो एनुअल जो एवरेज है जो गवर्नमेंट लैंडिंग की उसके ऊपर ये टैक्स लेंगे। बहरहाल अब दो लॉबीज जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं, देखते हैं बैंकिंग लॉबी जीतती है या जो FBR का व्यू है वो इसमें आता है, ये पता चल जाएगा 12 जून को। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोजल जो लोगों के इंटरेस्ट का भी होता है कैश विड्रॉल्स वाला। कैश विड्रॉल के ऊपर एक टैक्स जो था ओरिजिनली तो इसाक डार साहब ने लगाया था 0.6%, फिर जब पिछली गवर्नमेंट आई डार साहब की उन्होंने फिर उसको रिस्टोर कर दिया। इस दफ़ा तजवीज़ ये थी कि ये जो रेट 0.6%, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा टैक्स 50,000 रुपये से ज़्यादा पैसे आप निकालते हैं अपने अकाउंट से इन अ डे, तो आपके ऊपर 0.6% उसके ऊपर एक टैक्स लगता है। तो वो जो रेट है 0.6% का, FBR का प्रपोजल ये था इसको 0.9% कर दिया जाए। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मना कर दिया है कि आप इस रेट को बढ़ाएंगे नहीं। अब इस रेट को ना बढ़ाएं, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे थोड़ा सा मेरिट है ना बढ़ाने में। अगर FBR की नाकामी ये हो कि वो किसी वजह से लोगों को टैक्स उसको रजिस्टर ना कर सके और नॉन फाइलर से आप ले लें 0.6% और फिर 1% कर दें, फिर 2% कर दें, तो ये कोई कामयाबी नहीं है। फिर लोग कोशिश ये करते हैं कि अपना जो पैसा है वो बैंकिंग सेक्टर से बाहर रखें। तो ये वाली जो तजवीज़ है ये प्राइम मिनिस्टर ने भी और फाइनेंस मिनिस्टर ने दोनों ने रोक दी। प्रॉब्ली दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। चलें यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि भारत में जो आम इंतखाबात हुए, हमने देखा कि इस हफ्ते के शुरू में उसके नताइज सामने आ गए और जो नरेंद्र मोदी हैं वो रिकॉर्ड तीसरी मरतबा भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लेकिन असल हेडलाइन ये नहीं है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते यानी कि 4 जून को बाकायदा तौर पर भारत में जो एक तवील 7 मरलों में आम इंतखाबात हुए उसके नताइज सामने आ गए और उन नताइज में बहुत आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी सरप्राइज़ मिले, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स में जो दिखाया गया था कि शायद जो BJP यानी कि मौजूदा जो रूलिंग पार्टी थी उसको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिलने जा रही है। 400 की भी बात हो रही थी, 2/3 अक्सरियत की भी बात हो रही थी, लेकिन जो एक्चुअल नताइज सामने आए तो उसमें बहुत शॉक्स थे बहुत से लोगों के लिए। जो कई जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे BJP के, जिस तरह के UP यानी कि उत्तर प्रदेश वो रियासत है भारत की, जिस तरह पाकिस्तान में आप सियासी एतबार से जब कहते हैं जो पंजाब की इंपॉर्टेंस है, सबसे ज़्यादा नशिस्तें 80 वहाँ पर हैं UP में, और UP में 2019 में जहाँ पर स्वीप किया था बिल्कुल BJP ने, इस मरतबा उनको वहाँ पर शिकस्त खाना पड़ी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कहा यह जा रहा था कि ये जो इंतखाबात BJP लड़ रही थी, खास करके ब्रांड मोदी जो था उसमें जो हिंदू कार्ड वो प्ले कर रहे थे, और उजलत में उन्होंने उस जगह के ऊपर जहाँ पर तारीखी बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में जनवरी में राम मंदिर का इफ्तिताह भी किया, इस उम्मीद पर किया कि उसकी वजह से लोग उनके हक में वोट देंगे। इंटरेस्टिंगली इवन अयोध्या से BJP को शिकस्त हुई, ना सिर्फ अयोध्या से बल्कि जो उसके मुल्का जो जितने अजला थे वहाँ पर भी मेजॉरिटी सीटों पर BJP जो है वो हार गई उनके उम्मीदवार। इसका मतलब है कि हम जो अंडर एस्टिमेट करते हैं जो आम लोगों का विजडम है कि शायद आप उनको बेवकूफ़ बना लेंगे,
कोई भी दुनिया का मुल्क हो, वो पाकिस्तान हो, भारत हो, एट द एंड ऑफ द डे शायद रिलीजन भी बिकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रोटी कपड़ा मकान, आई थिंक वहां पर भी बावजूद इसके कि ओवरऑल उनके बेशक इकोनॉमी के फिगर्स अच्छे थे, एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने कि उनको रोजगार के कितने मौके हैं, उनकी जिंदगी कितनी आसान है, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने वहां पर वोट दिया। कामरान, इसमें एक ट्रेंड आपने देखा जा रहा है जो हिस्टोरिकली भी हमेशा रहता है, पाकिस्तान के अंदर भी वो फैक्टर हुआ है, इंडिया के अंदर भी, जो यूथ का एक वोट है। अब यूथ की थिंकिंग जो हर लीडर को गालिबन उसकी समझ नहीं आती, चंद ही लीडरान है जो उसको समझ सकते हैं। और ये जो एक्सट्रीमिज्म है, चाहे वो पॉलिटिक्स के अंदर हो, चाहे किसी और जो ज़िंदगी का शोबा है उसके अंदर हो, उसको नॉर्मली डिस्करेज किया जाता है। एक्सट्रीमिज्म शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिट देती है, और जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी ये बेनिफिट मिला। हैविंग सेड दैट, अभी भी वो प्राइम मिनिस्टर तो बनने जा रहे हैं, कल ओथ भी लेने जा रहे हैं वो। ये अलग बात है कि उनकी उस तरीके से उनकी सिंगल मेजॉरिटी नहीं है जो उनको पहले मिली थी उनकी पार्टी को, बट स्टिल ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। लेकिन एक फ़र्क है जो मोदी साहब की पर्सनैलिटी से लोग वाकिफ़ हैं कि पता है कि वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे 13 साल तक, और 13 साल तक जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे और फिर 10 साल एज प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी जमात के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। और जो उनकी शख्सियत से लोग वाकिफ़ हैं कि मोदी साहब जो है वो डिक्टेशन नहीं लेते। ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि उनको अब एक मखलूत हुकूमत जो है उसको लीड करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस दफ़ा उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली। 543 का जो हाउस था 272 उनको चाहिए थे, लेकिन इस दफ़ा बीजेपी जो है वो 240 सीटें जीत सकी, यानी कि वो 32 जो सीट्स हैं वो शॉर्ट थे, और इस वजह से उनको जो इलाकाई जमातें हैं उनके ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है। 2019 में अगर आप देखें तो सिंगल हैंडेडली सिर्फ बीजेपी को 303 नशस्तें मिली थी, और ओवरऑल इत्तेहादियों को मिला के 353 उनकी नशस्तें बनती थी। तो एक तो ये बहुत बड़ा अब चैलेंज होगा भारतीय प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को आगे लेकर के चलते हैं। दूसरा, इन इंतखाबात में आई थिंक हमारे यहाँ भी इतना डिस्कस नहीं हुआ कि मकबूजा कश्मीर में भी आपको पता है कि लोकसभा के इंतखाबात हुए, और आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर एंड देन लद्दाख को अलग कर दिया गया था। पहले कुल मिला के लद्दाख को भी जम्मू एंड कश्मीर 6 सीटें हुआ करती थी लोकसभा की। इस दफ़ा लद्दाख क्योंकि उन्होंने अलग कर दिया, उसकी 1 सीट थी, जम्मू की 2 थी और कश्मीर की 3 सीटें थी। इंटरेस्टिंगली लद्दाख से बीजेपी जो है वो हार गई, और वो क्यों हारी, अगेन के वहाँ पर जो कैंडिडेट जीते उन्होंने ये कहा कि ये आर्टिकल 370 को जो उन्होंने रिवोक किया ये उसके खिलाफ वोट था। जम्मू में क्योंकि हिंदू वहाँ पर मेजॉरिटी है, वहाँ पर बीजेपी जीत गई। कश्मीर में उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया बीजेपी ने, वहाँ पे उनकी जो प्रॉक्सी जमातें थी उनको उन्होंने वहाँ पर इंतखाबात लड़ने के लिए कहा, वहाँ पर भी उनको शिकस्त हुई। और एक जो नतीजा है बारामूला का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक ऐसे शख्स ने जो 2019 में जेल में है, इंजीनियर रशीद, जिसको कहा जाता है कि वो प्रो प्लेबिसिड है, यानी कि कश्मीर का जो फाइनल सेटलमेंट है उसके लिए इस्तिस्वाबे राय जो है उसके हक में, उनके ऊपर टेरर फाइनेंसिंग के इल्जामात में जेल के अंदर से उन्होंने इंतखाबात लड़े। और जो उमर अब्दुल्ला हैं, बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको उन्होंने कई लाखों के वोट के मार्जिन से शिकस्त दी है। और वहाँ पर भी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई थिंक कि जो ओवरऑल वहाँ पर टर्न आउट रहा है, ये आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी ये सोचने वाली बात है कि जो सिर्फ कश्मीर के अंदर जो 3 उनके अजलात श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला में को अराउंड 59% रहा है। 2019 में जो इंतखाबात हुए थे सिर्फ 19% था, क्योंकि वहाँ पर जो रेजिस्ट कर रही थी जो भी फोर्सेस थी, कश्मीर का जो वहाँ पर रूल है वो हमेशा बायकॉट का ऐलान करती थी। इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो बीजेपी है वो ये कहती है कि ये हमारी कश्मीर की जो पॉलिसी उसकी कामयाबी है कि लोग अब इतनी बड़ी तादाद में वोट दे रहे हैं। जो एक्चुअल रियलिटी है, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा इन इंतखाबात में उनको पता था कि ना तो पाकिस्तान कुछ कर सकता है, ना जो वहाँ पर अस्करियत पसंद जमातें हैं वो कुछ कर सकती हैं, तो लोगों ने अपने वोट के ज़रिए जो कश्मीर की पॉलिसी है भारत की उसको कहते हैं कि वो रिजेक्ट किया है। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने रोटी कपड़ा मकान डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं दिया, उन्होंने नज़रिए के ऊपर वोट दिया है कि जो 5 अगस्त 2019 का मोदी का इकदाम था, इस वोट के जरिए उन्होंने कहा है कि वहां पे उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली जो स्टेटस है कश्मीर का वो तो आईनी तौर पर जो भारत ने डिटरमिन कर दिया वो चेंज नहीं होगा,
ये डेफिनेटली ये जो ज़्यादातर जो इश्यूज होते हैं, ऑल्दो माजी में इंडिया के अंदर जो वोट होता था उसमें फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ा एक उसमें एक डिटर्मिनिंग फैक्टर होता था, लेकिन जहाँ पर डोमेस्टिकली इसको चैलेंजेस हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वहाँ पे उनकी देखा जाए तो उनकी इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर उनकी काफ़ी ज़्यादा अगर उनकी कामयाबियाँ भी हैं। हमारे लिए ये बुरी चीज़ थी कि 370 हो गया, हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन इंडिया की कामयाबी थी। इसी तरीके से पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रीजन में आइसोलेट भी किया। अफगानिस्तान को एक्सेस हम नहीं दे रहे थे इंडिया को तजारत के लिए, उन्होंने चाबहार पोर्ट ईरान वाली साइड से उसकी एक्सेस ली। चीन के साथ भी उन्होंने जो इश्यूज थे उसको उन्होंने हाईलाइट करके रखा। खासतौर पर वियतनाम के अंदर जिस तरीके से उन्होंने वियतनाम की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, वहाँ पे जो ऑयल ड्रिलिंग हुई है ऑफशोर, उसमें ये सारी चीज़ें ओवरऑल मैटर करती हैं। किसी कमेंटेटर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो मोदी के क्रिटिक्स हैं वो आउटसाइड इंडिया ज़्यादा नहीं है जितने इंडिया के अंदर हैं। तो वो जो ब्रांड मोदी है ना, क्योंकि ये भी उनका कमाल है, मतलब मेरी भी कई जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उनसे बात होती रहती है, तो उनके अंदर उनका भी जो बीजेपी का जो सोशल मीडिया है वो बड़ा स्ट्रांग है और वो जो किसी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। और इसी वजह से इन इंतखाबात से पहले उन्होंने यही तासुर दिया कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इट्स अ केक वॉक, हालांकि वो ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। प्रोजेक्शन वो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन इश्यूज अभी भी वहां पर गुर्बत बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर मौजूद है और वही उनको इसके खिलाफ वोट पड़ा है। अब इजाज़त लेने से पहले आई थिंक जो पाकिस्तान ऑफ कोर्स मैटर करता है, इलेक्शन जो हुए नतायज आए हैं, और जो मेरी बात हुई है जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी एक इंटरनल असेसमेंट करता है। एक तो जो पाकिस्तान की अपनी असेसमेंट थी जो हमें मिलती थी, ऑफ कोर्स हमारा डिप्लोमेटिक मिशन दिल्ली के अंदर मौजूद है, तो वहाँ पर यही कहा जा रहा था कि जो ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन थी शायद इसी तरह के नतायज आने थे। अब क्योंकि एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोदी साहब को नहीं मिली, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह है? जो हमारी इनिशियल असेसमेंट है उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये दो धारी तलवार हो सकती है, यानी कि एक तो जो धचका लगा है मोदी साहब को, तो जो तीसरी टर्म अपनी शुरू करेंगे हो सकता है कि वो पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं। दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें और जो अपनी इंटरनल जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर करें फोकस। लेकिन ओवरऑल जो मेरी जो मुतलका लोग हैं जो सारे इस मामले को देखते हैं, उनकी असेसमेंट यही है कि इमीडिएटली उनको नहीं लगता कि पाकिस्तान के हवाले से जो बीजेपी सरकार है जो तीसरी मरतबा अब आ रही है अपने रवैये में कोई भी तब्दीली करेगी। और उसकी एक क्लियर एग्जांपल हमें अब नज़र आ रही है कि कल जब भारत के प्राइम मिनिस्टर तीसरी मरतबा अपने ओथ का हलफ लेंगे तो उन्होंने जो कई बांग्लादेश हो गया, दूसरे कोई और ममालिक हैं, उनके लीडरान को दावत दी है कि ओथ टेकिंग सेरेमनी में आए। और भारत ने यह कहा है कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ये उसकी रिफ्लेक्शन है। पाकिस्तान भी भारत का नेबर है, लेकिन 2014 में तो नवाज शरीफ को इनवाइट किया गया था, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, तो 2019 में भी नहीं किया था। तो क्लियरली पाकिस्तान के हवाले से लगता नहीं है कि जो मोदी सरकार है उसकी पॉलिसी में कोई भी तब्दीली आएगी। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।